नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरके एक्सप्लेन में। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेक्टिव कोनन की सेकंड मूवी द 14 टारगेट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस शो के कुछ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, क्योंकि डिटेक्टिव कोनन एक बहुत बड़ा शो है विद थाउजेंड्स ऑफ एपिसोड। तो इसीलिए आपको इस शो के कैरेक्टर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इस मूवी का मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम है शिनिची कुडो, जो एक हाई स्कूल डिटेक्टिव है जिसने बहुत से बड़े बड़े केस को सॉल्व किया है। और ये है उसकी दोस्त रैन, जो उसी की क्लास में पढ़ती है और उसे थोड़ा बहुत पसंद भी करती है। और ये लड़की प्रोफेशनल कराटे फाइटर भी है। एक दिन रैन और शिनिची पार्क में घूम रहे थे, तभी शिनिची ब्लैक कोट में कुछ लोगों को इनलीगल डीलिंग करते हुए देखता है और वो लोग शिनिची को पकड़ लेते हैं और उसे एक जहर खिला देते हैं, जिसकी वजह से शिनिची की बॉडी एक 8 साल के बच्चे की तरह हो जाती है। उसके बाद शिनिची अपने फैमिली फ्रेंड डॉक्टर अगासे के पास जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट और इन्वेंटर थे, ताकि उनसे मिलकर वो अपना इलाज करा सके और अपने आप को पहले जैसा बना सके। लेकिन डॉक्टर अगासा भी उस पॉइजन का हल नहीं ढूंढ पाते, इसलिए डॉक्टर अगासा शिनिची को वार्न करते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी हिडन रखे, ताकि अगर उन ब्लैक कोट वालों को पता चल गया कि शिनिची कुडो अभी भी जिंदा है तो शायद वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे करीबियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसी वक्त रैन वहाँ पर आ जाती है और छोटे शिनिची को उसका नाम पूछती है, जबकि शिनिची अब छोटा हो चुका था और उसे कोई भी नहीं पहचान पाता। तभी शिनिची अपना नाम इडोगावा कोनन बता देता है अपने आप को पहले जैसा करने के लिए, और उन ब्लैक कोट वालों को पकड़ने के लिए शिनिची रैन और उसके डैड डिटेक्टिव मोरी के साथ रहने लग जाता है। हाँ दोस्तों, रैन के डैड भी एक डिटेक्टिव है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं आता। वो हर केस में एक गलत थ्योरी लगा देते हैं और उसके साथ साथ बेइज्जती भी करवा लेते हैं। इसलिए शिनिची हमेशा उस केस को सॉल्व कर देता है और उसके बाद डिटेक्टिव कोगोरो मोरी यानी रैन के डैड को बेहोश करके उनकी आवाज में पूरे मर्डर को एक्सप्लेन करता है। इसलिए सबको लगता है कि कोगोरो मोरी ने ही पूरे केस को सॉल्व किया। कोगोरो मोरी भी दिन ब दिन फेमस हो जाता है। अब जबकि शिनिची की बॉडी एक 8 साल के बच्चे की तरह हो चुकी थी, इसलिए उसे वापस स्कूल में जाना पड़ता है, जहाँ पर उसे कुछ अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, जिसके साथ वो जूनियर डिटेक्टिव लीग बनाता है, जो कुछ छोटे मोटे केसेस को सॉल्व करती है। और उसके दोस्त होते हैं आयुमी, गेंटा और मित्सुही। तो उसके बाद आते हैं कोनन के कुछ गैजेट के पास, जो डॉक्टर आकाशा ने उसको बना के दिए हैं, जिसमें आते हैं उसकी सबसे पहले वॉच, जिसकी मदद से वो एनेस्थीसिया नीडल को शूट करता है और कोगोरो मोरी को बेहोश करके क्राइम को एक्सप्लेन करता है। उसके साथ साथ उसके पास एक ऐसी टाई है जिसकी वजह से वो किसी भी आदमी की आवाज को निकाल सकता है, और इसी टाई की मदद से कोनन हमेशा कोगोरो मोरी की आवाज में पूरे क्राइम सीन को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद आता है उसके ये शूज, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा पावर से किक कर सकता है। इसकी मदद से कोनन को किसी भी मुजरिम को पकड़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। उसके साथ साथ उसके पास एक स्केटबोर्ड है जो 16 पावर की मदद से 80 किलोमीटर प्रति रफ्तार की तेजी से चल सकता है। कोनन के साथ साथ उसके छोटे से फ्रेंड आयुमी, गेंता और मित्सुही को उनके पास भी एक ट्रांसमीटर है, जिसकी मदद से वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और कोनन के ग्लासेस की मदद से उन्हें ट्रैक भी किया जा सकता है। और लास्ट में उसका इलेक्ट्रिक बैंड, जो कोनन को भारी से भारी चीज उठाने के लिए मदद करता है। मूवी की शुरुआत में हम रैन को देखते हैं, जो अपने मॉम से मिलने आई थी, लेकिन उसी वक्त उन पर कोई शूट कर देता है। तभी रैन उठ जाती है, यानी उसका एक सपना था। रैन यह बात अपनी मॉम को बताते हैं, लेकिन उसकी मॉम इस बात को हंसकर टाल देते हैं। लेकिन हम रैन की मॉम के पैर पर एक निशान देखते हैं, यानी रैन और रैन की मॉम के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से रैन को अभी ये सपना आया। उसके बाद हम कोनन, गेंता और मुसी को देखते हैं, जहाँ आयुमी कोई कार्ड गेम खेल रही थी जो फ्यूचर गेस करता है। तो आयुमी कोनन का फ्यूचर देखते हैं, जहाँ वो अपने किसी करीबी से मिलने वाला था, और वहाँ ए भी लिखा होता है। दोस्तों, जापान में रिलेशनशिप के 3 स्टेज होते हैं, ए, बी और सी, जहाँ ए का मतलब किस होता है। उसके बाद डॉक्टर आकाशा वहाँ आकर उन्हें प्लेन के म्यूजियम में ले जाते हैं। यहाँ हम रैन को देखते हैं, जो अपनी दोस्त सोनको के साथ निशाना नाम की किसी मशहूर आदमी का ऑटोग्राफ लेने आई थी। ऑटोग्राफ लेने के बाद सोनको और रैन चाय पीने चले जाते हैं। यहाँ उनके बाद उस समय पता चलता है कि रैन के मॉम डैड का 10 साल पहले ही डिवोर्स हो चुका था। तब रैन 7 साल की थी। डिवोर्स के बाद रैन की मॉम एक लॉयर बन गई और कोगोरो मोरी ने पुलिस फोर्स छोड़कर प्राइवेट डिटेक्टिव बन गए, और इसीलिए आज रात रैन की पूरी फैमिली एक साथ डिनर करने वाली थी। उसके बाद हम 7 बजे होटल का सीन देखते हैं, जहाँ रैन, कोनन और मोरी रैन की मॉम एरी से मिलने आते हैं। उसी वक्त कोगोरो मोरी का दोस्त सुजी हिरोकी भी वहाँ आ जाता है, जो एक प्रोफेशनल गोल्फर है। कोगोरो मोरी उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है, और उसे बात करने के बाद रैन और उसकी फैमिली डिनर करने के लिए बैठ जाती है, जहाँ सवा के नाम का समोए वाइन सर्व करता है। दोस्तों, समोए वो होता है जिसे वाइन की बहुत ज्यादा जानकारी होती है। उसके कोट पर एक बैज भी होता है जिससे उन्हें पहचाना जाता है, और उसके साथ साथ उसके गले में एक टेस्टबिन होती है, जिसकी मदद से वो वाइन पीकर चेक करता है। डिनर में मोरी और रैन की मॉम एरी फिर से बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन उसी वक्त वहाँ टोआको कोगोरो मोरी की क्रश आ जाती है। उसे खिड़की से देखकर मोरी पागल हो जाता है। उस चीज से नाराज होकर रैन की मॉम वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद हमें इंस्पेक्टर मेगोरे का सीन दिखाया जाता है, जो जॉगिंग कर रहे थे। तभी उन्हें झाड़ियों में से कोई एरो मार देता है, लेकिन किस्मत से वो बच जाते हैं। हॉस्पिटल में उन्हें कोगोरो मोरी, रैन और कोनन के दोस्त मिलने आते हैं, जहाँ में उन्हें पूछते हैं कि आपके पास गन नहीं थी। तो इस पर मेगोरे कहते हैं, मैं जॉगिंग पे था, अगर मेरे पास गन भी होती तो मैं शायद मोरी की तरह शॉट नहीं लगा पाता। यहाँ रैन और कोनन को पता चलता है कि कोगोरो मोरी मेगोरे के फोर्स में से सबसे बड़े शूटर थे। उसके बाद ऑफिसर शिरातोरी मोरी से कहता है, इंस्पेक्टर मेगोरे पर क्रॉसबो से हमला हुआ था, और उस जगह हमें कार्डबोर्ड की स्वॉर्ड भी मिली है। उस स्वॉर्ड को देखकर कोनन मन में कहता है, मैंने इस स्वॉर्ड को कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ। यहाँ हम रैन की मॉम को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में थी। तभी उन्हें कोई चॉकलेट गिफ्ट करता है। ये वही चॉकलेट थी जिसे मोरी ने रैन की मॉम को गिफ्ट किया था।
उन्हें लगा कि कोकोरो मोरी ने ही उनके लिए ये भेजा है, लेकिन उस चॉकलेट को खाते ही इरी बेहोश हो जाती है। यानी उस चॉकलेट में जहर था। उन्हें सही वक्त पर हॉस्पिटल ले जाने की वजह से वो बच जाते हैं। इस बार किलर ने निशानी के तौर पर एक फूल छोड़ा था। पहले इंस्पेक्टर मिगुरे और अब रैन की मॉम। कोनन को ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता, इसलिए कोनन डॉक्टर आगासा के घर उन दोनों सबूतों की छानबीन करने जाता है। तभी उनके दरवाजे का कोई मिरर तोड़ देता है और जैसे डॉक्टर आगासा दरवाजा खोलते हैं, उन पर भी क्रॉसबो से हमला होता है। तो कोनन बिना वक्त जाया करे उस किलर का पीछा करता है, लेकिन रास्ते में एक ओल्ड लेडी को बचाने के चक्कर में वो किलर भाग जाता है। उसके बाद जैसे ही कोनन वापस आता है तो उसे डॉक्टर आगासा के घर पर कार्डबोर्ड से बनाई एक और चीज दिखती है जो किलर छोड़ के गया था। उसे देखते ही कोनन समझ जाता है ये सब आखिर है क्या। हॉस्पिटल में डॉक्टर आगासा को एडमिट किया गया था। वहाँ मोरी, रैन और डिटेक्टिव शिरातोरी भी थे। कोनन उन्हें कहता है अपराधी कार्ड गेम खेल रहा है। इंस्पेक्टर मेगुरे के नाम में 13 नंबर आता है और 13 नंबर किंग को दर्शाता है जिसके हाथ में स्वॉर्ड होती है, और आंट एरी के नाम में 12 आता है जो 12 नंबर की क्वीन को दर्शाता है जिसके हाथ में फूल होता है, और शायद इसी वजह से गिफ्ट पर फूल था। और आखिरी डॉक्टर आगासा जिनके नाम में 11 आता है जो 11 नाम के जैक कार्ड को दर्शाता है, जो तलवार जैसी चीज को अपने हाथ में पकड़ कर रखते हैं, और यही निशानी हमें उनके घर मिली। इस पर मोरी कहता है यानी अपराधी उन लोगों को मार रहा है जिनके नाम में 13 से 1 तक नंबर आता है। इस पर कोनन कहता है हाँ, खासकर कि वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं। वहाँ इंस्पेक्टर मेगुरे भी आ जाते हैं और कहते हैं ये काम जरूर गैम्बलिंग डीलर मुराकामी जो का होगा जिसे 10 साल पहले मर्डर केस में अरेस्ट किया गया था। सुना है वो 1 हफ्ते पहले ही जेल से छूटा है। ये सुनकर रैन पूछते हैं ये गैम्बलिंग डीलर क्या होता है, तो डॉक्टर आगासा कहते हैं गैम्बलिंग डीलर वो होता है जो पैट्रॉन में कार्ड बांटता है। इसके बाद कोकोरो मोरी कहता है इसका नाम सुनकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि 10 साल पहले मैंने ही उसे गिरफ्तार किया था और इसलिए वो मेरे अपनों को मार कर बदला ले रहा है। इस पर रैन कहती है लेकिन डिटेक्टिव तो किसी को अरेस्ट नहीं करते, ये काम तो पुलिस का होता है। इस पर ऑफिसर शिरातोरी कुछ कहने ही वाला होता है, तभी इंस्पेक्टर मेगुरे उसे रोक देते हैं। उसी वक्त कोकोरो मोरी कहता है मुराकामी सीधा मुझे वार क्यों नहीं करता, तो इस पर इंस्पेक्टर मेगुरे कहता है शायद वो तुम्हें तड़पाना चाहता है। कोनन मोरी से पूछता है क्या आप किसी को जानते हो जिसके नाम में 10 नंबर आता है, शायद अगला विक्टिम वही हो। मोरी सोचता है और उसे उसकी क्रश टोमो को याद आती है। जब वो उन्हें मिलने जाते हैं तो वो सही सलामत होती है, इसलिए रात को ऑफिसर शिरातोरी कोनन और रैन को उनके घर छोड़ने चला जाता है और मोरी मेगुरे टोमोको की सिक्योरिटी के लिए वहाँ रुक जाते हैं। यहाँ कार में रैन शिरातोरी से पूछते हैं आखिर हॉस्पिटल में आप क्या कहने वाले थे, तो शिरातोरी कहता है अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा फिर भी तुम पता लगा ही लोगे। वैसे मैंने ये बात अपने सुपीरियर ऑफिसर से सुनी थी 10 साल पहले जब मोरी पुलिस डिटेक्टिव थे और इंस्पेक्टर मेगुरे उस वक्त असिस्टेंट इंस्पेक्टर थे, तब उन दोनों ने मुराकामी को गिरफ्तार किया था। जब उसे खून के बारे में पूछताछ किया जा रहा था तब मुराकामी ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है, तो मोरी और मेगुरे उसे एक ऑफिसर के साथ वॉशरूम में भेज देते हैं। उसी वक्त तुम और तुम्हारी मॉम वहाँ आ गए और उसी समय मुराकामी एक ऑफिसर की गन चुराने में कामयाब हो गया। इतना सुनते ही रैन को सब याद आ जाता है। वो कहती है मुझे सब याद आ गया, उस किलर ने मेरी मॉम को होस्टेज बना लिया था और ये देखकर मेरे डैड ने उन पर गोली चला दी थी। यानी दोस्तों मूवी की शोहरत में जो निशान हमने रैन की मॉम के पैर पर देखा था वो वही निशान था, और रैन को सुबह जो सपना आया था वो इसी इंसिडेंट की वजह से आया था। लेकिन ये घटना उसके बचपन में होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। बैक टू द टॉपिक, रैन शिरातोरी से पूछती है आखिर मेरे डैड ने मॉम पर गोली क्यों चलाई थी, तो इस पर शिरातोरी कहता है शायद उन्हें अपने शूटिंग पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, इतना भरोसा कि वो होस्टेज को छोड़कर सीधा क्रिमिनल को शूट करने वाले थे, लेकिन उनका निशाना चूक गया और गोली तुम्हारी मॉम के पैर को छूकर चली गई। एक होस्टेज पर गोली चलाने की वजह से उन्हें पुलिस फोर्स में भी काफी तकलीफ हुई और शायद उसी इंसिडेंट की वजह से तुम्हारे पिता ने फोर्स छोड़ दिया। यहाँ घर रैन उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी, तभी उसे शिनिची का फोन आता है, जिससे कि हमें पता है कोनन और शिनिची एक ही इंसान है। कोनन अपनी बोटाई की मदद से शिनिची की आवाज में उससे बात करता है, तो रैन उसे अपने डैड की और मॉम की पूरी कहानी बताती है और पूछते है शिनिची तुम ऐसा कुछ तो नहीं करोगे ना, तो इस पर शिनिची कहता है सवाल अच्छा है लेकिन इस बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। अगर बात रही तुम्हारे डैड की, अगर उन्होंने सच में ऐसा कुछ किया है तो भरोसा रखो रैन, इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। सुबह कोनन मुराकामी के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर मुराकामी ऐसे निशान क्यों छोड़ रहा है जो उसे ही टारगेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उसे आंट एरी की फेवरेट चॉकलेट के बारे में कैसे पता चला। तभी कोनन की नजर तुशिजी की फोटो पर पड़ती है जो मोरी का दोस्त था। उसका नाम याद आते ही कोनन शॉक हो जाता है क्योंकि उसके नाम में भी 10 नंबर था। तो कोनन ये बात सीधा इंस्पेक्टर मेगुरे को बता देता है, जहाँ इंस्पेक्टर मेगुरे शिरातोरी और मोरी तुशिजी से मिलने जाते हैं जहाँ हेलीकॉप्टर से कहीं जाने वाला था, और उसी वक्त रैन और कोनन भी वहाँ आ जाते हैं। रैन को वहाँ देखकर कोकोरो मोरी कहता है रैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो रैन कहती है मैं भी आपकी बेटी हूँ, मेरी भी जान को खतरा हो सकता है इसलिए मैं यहाँ पर आई। इंस्पेक्टर मेगुरे तुशिजी को अपने हेलीकॉप्टर की फ्लाइट कैंसिल करने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और उन्हें अपने साथी चलने को कहता है, जिस पर इंस्पेक्टर मेगुरे मान जाता है, लेकिन मोरी नहीं मानता क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। लेकिन इंस्पेक्टर मेगुरे उसे जबरदस्ती उस हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। यहाँ कोनन भी चुपके से उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। उसे बिना नोटिस करे तुशिजी अपनी आंखों में दवाई डालकर हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देता है। जैसे ये बात मोरी को पता चलती है वो गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। कोनन पूरे हेलीकॉप्टर को ध्यान से देखता है,
लेकिन उसे कोई सस्पिशियस चीज नहीं दिखती। लेकिन अचानक तसुजी की आंखों में थोड़ी तकलीफ होती है, तो इस पर कोनन उसे उस एयरड्रॉप के बारे में पूछता है। तो हिरोकी कहता है वो ड्राइविंग और हेलीकॉप्टर पायलटिंग करते समय इसे यूज करता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद तसुजी की आंखों पर जैसे ही सनलाइट पड़ती है उसे इतनी तकलीफ होती है कि वो कुछ भी देख नहीं पाता और हेलीकॉप्टर अनमैनेज होने लग जाता है। इस चीज को देखकर कोनन समझ जाता है ये उसी एयरड्रॉप की वजह से हुआ है जो उसने इस्तेमाल किया था। लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था, उन्हें किसी भी तरह हेलीकॉप्टर को लैंड करना था। इसलिए कोनन हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए एक सेफ जगह ढूंढता है। तो उसे अपना स्कूल ग्राउंड दिखता है, लेकिन पायलट तो आप कुछ देख नहीं सकता था, इसलिए कोनन हेलीकॉप्टर के लीवर को संभालता है। ये देखते ही मूरी डर जाता है। वो कोनन पर चिल्लाते हुए कहता है कोनन क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? तो इस पर कोनन कहता है आप चिंता मत करो, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैंने हेलीकॉप्टर सिमुलेटर बहुत खेला है। ये सुनकर मूरी और डर जाता है। कोनन तसुजी को करेक्टिव्स और पेडल संभालने को कहता है और उसे अल्टीट्यूड और स्पीड बताकर किसी तरह हेलीकॉप्टर को स्कूल की तरफ ले जाता है। यहाँ हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ बच्चे खेल रहे थे। तो कोनन घंटा को कॉल करके पूरा ग्राउंड खाली करने को कहता है। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर लैंड करता सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और कोनन जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला होता है तभी हेलीकॉप्टर गोल गोल घूमने लग जाता है। इसी वजह से हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हो जाती है, लेकिन वो लोग इस क्रैश में सर्वाइव कर जाते हैं। क्रैश लैंडिंग की वजह से हेलीकॉप्टर का फ्यूल लीक होने लग जाता है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट से कोनन और बाकी बाल बचते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में हम डॉक्टर आकाश और बाकियों को देखते हैं जो इस केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ इंस्पेक्टर मोगरे कहते हैं हिरोकी की विटामिन एयरड्रॉप को डायलिसिन एयरड्रॉप से स्विच कर दिया गया था। मोरी पूछता है ये डायलिसिन एयरड्रॉप क्या होता है? तो डॉक्टर आकाश कहते हैं ये एक ऐसी दवाई होती है जो आंखों की बीमारी के लिए दी जाती है और शायद इसी वजह से उसकी आंखें सनलाइट को सह नहीं पाई। इंस्पेक्टर मोगरे कहते हैं इतना ही नहीं बल्कि जो एयरड्रॉप हिरोकी ने अपनी आंखों में डाली थी वो किसी इरिटिस नाम की बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है जिसका असर हफ्तों तक रहता है। कोनन इंस्पेक्टर मोगरे से पूछता है आखिर उनकी एयरड्रॉप चेंज कैसे हुई, इसके बारे में कुछ पता चला? तो इसका जवाब देते हुए इंस्पेक्टर मोगरे कहते हैं जब हिरोकी अपने गैरेज से गाड़ी लेकर निकला था तभी किसी ने पत्थर से उनके घर की खिड़की तोड़ दी। जैसे हिरोकी अंदर गया तभी शायद किलर ने एयरड्रॉप को चेंज कर दिया होगा। ये सब देखते हुए इंस्पेक्टर मोगरे मोरी को कहता है मोरी अब 9 नंबर वाली की बारी है, तुम किसी ऐसे को जानते हो जिसके नाम में 9 नंबर आता है? तो मोरी कहता है मैं किसी ऐसे को तो नहीं जानता जिसके नाम में 9 नंबर आता है, लेकिन मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके नाम में 8 नंबर आता है। इसलिए इंस्पेक्टर मोगरे कोगरो मोरी और शिरातोरी बिना वक्त जाया करे उस आदमी से मिलने जाते हैं और ये आदमी और को नहीं बल्कि वही समूह होता है जिसने उन्हें होटल में वाइन सर्व की थी। उसका नाम सोआकी होता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये समूह मोरी और उसकी वाइफ को तब से जानता था जब वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तभी कोनन वहाँ की वाइन की बोतल को देखता है जो काफी रेयर और महंगी थी। वापस आते हुए कोनन नोटिस करता है कि वहाँ का फ्लोर टूटा हुआ है। इस पर सोआकी कहता है कि उसे कुछ बोतल गिर गई थी। इंस्पेक्टर मोगरे सोआकी से उसका पूरा प्लान पूछता है ताकि वो उसे बचा सके। तो सोआकी कहता है आपको आसाई कासुयोशी तो पता ही होगा जिसके बहुत सारे रेस्टोरेंट है। इस पर मोरी कहता है मैं इसे जानता हूँ, एक दिन इसने मुझे उसकी खोई हुई कैट खोजने के लिए बुलाया था। सुना ये एक एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिसका नाम एक्वा क्रिस्टल है। सोआकी कहता है उन्होंने मुझे वहाँ एक रेस्टोरेंट खोलने का ऑफर दिया है, इसी वजह से आज 3 बजे मैं उससे मिलने वाला हूँ। लेकिन जैसे आसाई कासुयोशी नाम ऑफिस शुरुआत हुई और कोनन के कान पर पड़ता है उन्हें समझ आ जाता है कि आसाई नोवा विक्टिम है क्योंकि उसके नाम में 9 नंबर आता है। उनकी बात सुनकर मोरी कहता है उसने सिर्फ मुझे एक ही बार बुलाया था और मैं उसे ठीक से जानता तक नहीं हूँ। तो इंस्पेक्टर मोगरे कहता है ये बात शायद मुराकामी को नहीं पता होगी, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए इंस्पेक्टर मोगरे और बाकी सोआकी के साथ साथ आसाई को भी बचाने के लिए उसके साथ चलने का फैसला करते हैं। इंस्पेक्टर मोगरे कोनन और रैन को घर पर ही रहने का सुझाव देते हैं, लेकिन रैन नहीं मानती। वो कहती है एक एक करके लोगों पर हमला हो रहा है और मैं अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए मैं और कोनन आपके साथ आएंगे। ये देखकर मजबूरन उन्हें भी वहाँ ले जाना पड़ता है। वहाँ जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ और 4 फेमस लोग आ जाते हैं। उन्हें भी आसाई ने 3 बजे ही बुलाया था। इन लोगों में से इस लड़की का नाम होसानाई नाना होती है जो एक मॉडल है और इस सफेद कोट वाले का नाम निशिना होता है जो एक रिसर्चिस्ट है और इस दाढ़ी वाले का नाम शिशिदो इमाई होता है जो एक फोटोग्राफर है और इसका नाम हाँ यही है इसका नाम। ऑफिसर शिरातोरी उन सभी को कोनन और बाकियों से इंट्रोड्यूस कराता है। 3 बजने वाले थे इसलिए सब लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें रेस्टोरेंट में आसाई कहीं भी नहीं दिखता जबकि उसने उन लोगों को बुलाया था। इस पर इंस्पेक्टर शिरातोरी को शक होता है कहीं मुराकामी ने उसे पहले ही स्वर्ग में तो नहीं पहुंचा दिया। इसलिए मोरी शिरातोरी और कोनन पूरे रेस्टोरेंट को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उनका हिस्सा बर्ताव देखकर सब लोग उनसे सवाल करने लग जाते हैं। तो इंस्पेक्टर मोगरे उन्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। तभी उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उन लोगों में सभी के नाम में 1 से लेकर 8 नंबर आता है, जहाँ 7 नंबर पे नाना, 6 नंबर पे शिशुदो और 5 नंबर पे कोगोरो मोरी और 4 नंबर पे और 3 नंबर पे ऑफिसर शिरातोरी और 2 नंबर सफेद कोट वाला निशिना और सिर्फ 1 नंबर वाला रह गया था। तो रैन कहती है मेरे ख्याल से वो शायद शिनिची होगा। ये बात सुनकर कोनन मन में कहता है हाँ अगर मैं छोटा नहीं होता तो यहाँ जरूर आता। इस चीज को देखकर इंस्पेक्टर मोगरे उन सब से पूछता है कि आप लोगों में से किसी की मुराकामी से कोई दुश्मनी थी या किसी तरह से कोई उससे जुड़ा हुआ था? तो इस चीज पर फोर्ड और नाना सान मना कर देते हैं, लेकिन निशिना सान कहता है रिसर्च बनने से पहले मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर था, मैंने मुराकामी जो की मर्डर रिपोर्ट बनाई थी। उसके बाद शिशिदो कहता है पोर्शन ऑफ द क्रिमिनल नाम की एल्बम के लिए मैंने उसकी फोटो ली थी। लेकिन हम यहाँ नाना सान को थोड़ा परेशान देखते हैं और इस बात को मोगरे और कोनन भी नोटिस कर लेते हैं, लेकिन ये बात वो हंसकर टाल देती है।
उसके बाद नाना सान सीधा निशाना सान से कहते, तुम वही हो ना जिसने रेस्टोरेंट ऑफ द पेरिस नाम की बुक लिखी थी? तुमने जितने भी रेस्टोरेंट का नाम उसमें सजेस्ट किया है वो सब बेकार थे। तुम्हें टेस्ट के बारे में कुछ पता भी है? ये सुनकर निशाना कहता है, एक्सक्यूज मी, लेकिन मुझे टेस्ट के बारे में अच्छे से पता है। तो नाना सान उसे प्रूफ मांगते हुए कहते हैं, मेरे पास एक वाइन की बोतल है जो मैं मिस्टर आसाई के लिए लाई थी। तुम्हें इसे टेस्ट करना है और बताना है कि ये कौन सी वाइन है। जिसे निशाना उस वाइन को पीता है वो गलत गेस करता है। उसके बाद नाना सान स्वागी को वाइन टेस्ट करने को कहती है, जहाँ स्वागी वाइन को देखता है, सुनता है और पीकर उसका सही नाम बता देता है। उसके बाद सब लोग सही के आने तक वहाँ पर वाइन पीने का फैसला करते हैं। कोनन अपने लिए जूस लेने जाता है, तभी उसे वहाँ स्वागी दिखता है जो चिली पाउडर को टेस्ट कर रहा था, लेकिन उस चीज पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ इंस्पेक्टर म्यूगर उन सभी को यहाँ आने का कारण पूछता है, तो उन चारों का एक ही कहना था कि उन्हें आसाई के सेक्रेटरी ने कॉल करके कहा था कि आसाई उन्हें मिलना चाहता है। यहाँ नाना सान कहती है, मुझे उन्होंने नील पेंट भी गिफ्ट किया था। वो इसी नील पेंट से एक बॉटल के कॉर्क पर पेंट करने लग जाती है। वही ग्राउंड पर पीटर को स्वागी के लिए एक लेटर दिखता है जो आसाई ने उसके लिए छोड़ा था। उस लेटर में उन्होंने कहा था कि स्वागी वाइन सेलर से अपनी पसंद की वाइन मेहमानों को पिला देना। वाइन सेलर का नाम सुनकर सबका मन उसे देखने का करता है, तो स्वागी उन सबको वाइन सेलर दिखाने को ले जाता है जहाँ रेयर से रेयर और महंगी से महंगी वाइन थी। उसके बाद स्वागी वहाँ थोड़ा और घूमता है, तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और एक एरो सीधा उसकी तरफ आता है जिसे वो बाल बाल बसता है। इसका मतलब किलर ने ही वहाँ ट्रैप लगाया था और वो लेटर किलर ने ही लिखा था ताकि वो स्वागी को वहाँ ला सके। वहाँ उन्हें 8 नंबर का कार्ड भी मिलता है, लेकिन उन्हें एक बात समझ नहीं आती, आखिर किलर ने 9 की जगह 8 नंबर पर हमला क्यों किया? शायद 9 नंबर वाला आसाई पहले ही मारा जा चुका हो, जैसा कि उनका शक था। आसाई की लाश उन्हें एक्वेरियम में मिलती है। ये देखकर सब लोग वहाँ से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन सारे डोर लॉक हो चुके थे और इमरजेंसी डोर भी सीमेंट से ब्लॉक किया गया था। उसके साथ साथ वहाँ का टेलीफोन वायर भी कट कर दिया गया था। वहाँ मोबाइल पे सिग्नल भी नहीं आ रहा था, यानी ये लोग यहाँ पे पूरे फंस चुके थे।